देखो जी, एल्काइंस का ऑक्सीडेशन हमने करवाना था अभी। इससे पहले क्या रिएक्शन कर चुके थे, इससे पहले एक बार एल्काइंस का देख लो। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पानी कैसे ऐड कराना है, रिडक्शन कैसे करानी है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। और ये जो एल्कीन की प्रिपरेशन में एक रिएक्शन करी थी हमने एल्काइन से, लिंडलार्स कैटलिस्ट और बैच रिडक्शन से, ये भी हम लोग कर चुके थे। इसके बाद आगे जो है वो टॉपिक अपन लोग डाल देते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम क्यों आ रही है आज? अब बताओ एक बारी, एक आ रही है, कम आ रही है, बोलो यार। यस सर सर अब ठीक है। ठीक आ रही है। ठीक है ना, ठीक है। चलो जी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस करेंगे। और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइंस के अंदर सबसे पहले कंबशन रिएक्शन देख लो। कंबशन रिएक्शन सबको पता है क्या होती है? यस सर। कंबशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं? O2 की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, और क्या मिलता है बदले में? CO2 और CO2 प्लस H2O। CO2 और H2O। बस इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दिया हम लोगों ने, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो 2 ही है, और ऑक्सीजन अगर देखोगे तो ये 4 हो गए और एक 5 हो गए, तो हम यहाँ पे 5/2 कर देंगे। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी बैलेंसिंग चलती है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे ऑक्सीडेशन, तो हमने ऑक्सीडेशन के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया था, और कोल्ड KMnO4 एक यूज किया था, और एक हॉट KMnO4 यूज किया था। ठीक है, वैसे KMnO4 की जो रिएक्शंस ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों की एल्कीन्स वाली। ठीक है, एल्काइंस वाली एक बार फिर भी देख लो कि क्या होता है एल्काइंस के अंदर। देखो, जैसे अगर मैंने एसिटाइलिन दिया, ठीक है, एसिटाइलिन क्या होता है मेरे पास? CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, राइट। CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? आप डालोगे KMnO4, और KMnO4 हमने कौन से वाला डाला? कोल्ड KMnO4 डाला, ठीक है। कोल्ड KMnO4 डालने पर इसके अंदर क्या रहेगा? इसके अंदर कुछ इस तरीके से ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब यहाँ से 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे ये वाले, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। और इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा, और पुराना H इसके पास रहेगा, ठीक है। ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो ग्लाइऑक्सल की फॉर्मेशन रहेगी ये फर्दर ब्रेक हो जाएगी, ये फर्दर आप लोगों का ऑक्सीडाइज होगा, और ये ऑक्सीडाइज किसके अंदर हो जाएगा? ये आप लोगों का ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑक्सीडेशन केवल टर्मिनल अल्काइंस के साथ ही होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन का जो केस है वो केवल और केवल टर्मिनल कार्बन के साथ में ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरीके से बना देता और सेम कोल्ड KMnO4 डाल देता, ठीक है। कोल्ड KMnO4 डालने पर अब यहाँ पे केवल और केवल इसी का ही फॉर्मेशन होता, ब्यूटेन 2,3 डाइओन ही रहता है। ब्यूटेन 2,3 डाइओन ही रहता है। क्या आप ये बात को समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि केवल टर्मिनल, अगर ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पे है केवल और केवल, तभी इस तरीके का काम होगा कि उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार बस ये कर लो, ठीक है, साथ साथ लिख लो, और तो कोई इसके अंदर ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है, हो गया बेटा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन करने वाले हैं हम हॉट KMnO4 के साथ में। और अगर मैं हॉट KMnO4 की बात करूं तो हॉट KMnO4 में अगर मैंने एसिटाइलिन दिया
कंसेंट्रेटेड KMnO4 डालो या हॉट KMnO4 डालो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे केस थोड़ा सा इस तरीके का है कि ये टर्मिनल कार्बन है, और टर्मिनल कार्बन जो रहेगा वो ऑक्सीडाइज तो होगा डायरेक्ट, इसमें खतरनाक ऑक्सीडेशन होती है तो डायरेक्ट बन जाएगा, बट ऑन इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पे CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि टर्मिनल वाले केस में फर्दर ऑक्सीडेशन का केस होता है, बट अगर फर्दर ऑक्सीडेशन का केस नहीं हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे कंसंट्रेटेड KMnO4 डाल के ठीक है, तो यहाँ पे आप एसिटिक एसिड को अलग कर दोगे, यानी कि इसको तोड़ देना बीच में से। ठीक है, इसको बीच में से तोड़ देना और 2 एसिटिक एसिड अलग निकाल देना। ठीक है, जो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ोगे उस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे COOH बना देना। ठीक है, कार्बन के 3 नए बॉन्ड बनते हैं ऑक्सीजन के साथ में। सही है, अगर मान लो आपको इस तरीके से आ जाता तो अब क्या करते हैं आप लोग, तो अब आप इस बॉन्ड को तोड़ते, तो जो ये वाला पार्ट है ये इस तरीके से एसिड बनता, पर जो ये वाला पार्ट है ये HCOH बनता, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता और ये किस में कन्वर्ट हो जाता CO2 और H2 में, तो आपको फाइनली क्या प्रोडक्ट मिलते, एक ये मिलता, एक ये मिलता, एक ये मिलता। ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है ये साथ साथ नोट कर रहे हो बेटा जी? हो गया सर। हो गया, ठीक है। देखो भाई, इसके बाद बात करते हैं हम लोग ओजोनोलिसिस की। ठीक है, ओजोनोलिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट डालते हैं O3 CH2Cl2 196 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, और ये फर्स्ट स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं ZnH2 डालते हैं। वहां पे हमको क्या पता था, वहां पे हमको ये पता था कि डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O डालना है। ठीक है, और यही काम आपको यहाँ पे करना है, पर ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर एक बॉन्ड जुड़ा ही रह जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल। ये तो हमने पढ़ा था, इसको हम कॉमन नेम में ग्लाइऑक्सल कहते हैं। अगर मैंने लिया कुछ इस तरीके से और मैंने ओजोनोलिसिस कर दी, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पूरा, एक बॉन्ड रहेगा बट डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो आ जाएगा उसकी जगह पे। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है नया। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन देखना एक बार, डायरेक्ट करनी है ये हमको, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसको बनाने का तरीका भी देख लेना, और ये स्कूल के पेपर में आती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन फॉर स्कूल एग्जाम। अगर मैंने इसमें एसिटाइलिन लिया, अब एक एसिटाइलिन नहीं लेना, इसमें आप 3 एसिटाइलिन लेना, और उसको कुछ इस तरीके से अलाइन करना कि जब इसका एक बॉन्ड टूट के इधर जाए, इन दोनों के बीच इसका एक बॉन्ड टूट के इधर जाए और इसका एक बॉन्ड टूट के इधर जाए। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर अक्सर ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो पहले वाला उनका एक बॉन्ड होता है वो कम हो जाता है, बस यही होता है। आपने यहाँ पे डालना है
रेड हॉट आयरन ट्यूब, टेम्परेचर 873 केल्विन है, काफी ज्यादा गर्म कर दिया। और यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हुई, तो यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कार्बन के साथ क्या रिलेशन है, हर एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है। देखो ये वाला नया बना था, नए कौन कौन से बने थे, ये बना था, ये बना था, और ये नए बॉन्ड बन गए थे। और पहले क्या बच गए, फिर पहले डबल बच गए, और हाइड्रोजन एक एक सबके पास पड़ा ही हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका, बताओ। सर बेंजीन। ये बेंजीन। P6H6। बस इसको ऐसे बनाओ, क्या दिक्कत है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, इसी प्रकार की एक और रिएक्शन है अपने पास, इसी स्टाइल में, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के अंदर ही रेड हॉट आयरन ट्यूब डालते हैं 873 केल्विन पे। कंप्लीट द फॉलोइंग में काफी बार पूछी जा सकती है ये। चलो आगे देखें। देखो भाई बिल्कुल इसी तरीके की रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक CH3 लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक CH3 और लगा देता हूँ, लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको किस में डाल देते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब में एट 873 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड इधर, बॉन्ड खिसक के इधर, एक बॉन्ड खिसक के इधर, ठीक है। चलो डायरेक्ट बना देता हूँ, तो तुमको पता ही है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये प्रिपेयर हो जाएगा। आपका इसका नाम क्या है, 1,3,5 ट्राइमेथाइल बेंजीन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट। तो सर? ये जो, हाँ बेटा बोलो। सर सिंगल बॉन्ड आएगा उधर, किधर बेटा, इन तब दोनों जब के बीच, ट्रिपल दोनों के बॉन्ड बीच में ब्रेक सिंगल ही होके उधर। बनेगा बेटा। ओके सर।
ये सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाएंगे और 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रह जाएंगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं बेंजीन के ऊपर या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। हमने 3 पार्ट खत्म कर लिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब हमारी बारी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी IUPAC, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। जो बातें मैं करवा चुका हूँ वो लिख रहा हूँ, वो मैं अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है। वो आपको खुद से करनी है, बैकअप लेनी है या जैसे भी करना है करना, राइट। IUPAC हम बेंजीन की कर चुके हैं। रिवाइज जो भी बीच में बनेगा वो तो रिवाइज हो ही जाएगी ऑब्वियसली, साथ साथ आप लोगों की, ठीक है। इसके बाद एक हकल्स रूल था, हकल रूल। हकल रूल किसके लिए था? हकल रूल बताता था कंपाउंड आपका एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये बात अब हम नहीं करेंगे इस क्लास में क्योंकि काफी लंबा टॉपिक था। मैं आपको भेज सकता हूँ, मैं आपको अलग अलग करके आपके ग्रुप पे डाल दूंगा ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आपसे कोई कह दे तो रेजोनेंस एनर्जी, ये सब जीओसी में करवाया मैंने आपको। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बोले कुछ क्या चीज होती है, तो ये डन है ऑलरेडी टॉपिक। तो 3 टॉपिक पीछे डन हो चुके हैं जीओसी के अंदर, अगर आपको याद आ रहे हैं तो, ठीक है। वरना मैं भेज दूंगा आपको अलग से, एक बार ग्रुप पे डाल दूंगा। बट इन पे काफी लंबी लंबी क्लासेस हुई थी। IUPAC पे तो बहुत ही ज्यादा क्लासेस ली थी हम लोगों ने। फिर हक्कल्स रूल भी काफी लंबा टॉपिक था, पूरी एक क्लास का टॉपिक है ये भी, 1 घंटे का। और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी थोड़ा सा हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। अब हमको बेसिकली एरोमेटिक सिस्टम के बारे में ये जानना है, होते क्या हैं, कैसे निकलते हैं, वो आपको हक्कल रूल से पता लगेगा। अभी अगर आपको नहीं मालूम है ज्यादा तो आप अपने दिमाग में सिर्फ यही रख लो कि ये जो बेंजीन है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो मोटा मोटा हम बेंजीन के बारे में जो है वो स्टडी करने वाले हैं, ये अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज आप अपने दिमाग में रख लेना पहले ही। बेंजीन है आप लोगों के लिए एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड्स अभी ऐसे रख लेना कि जब भी वर्ड आया एरोमेटिक, तो एरोमेटिसिटी के हिसाब से थोड़ी सी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है। मतलब कभी भी स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आता है और उसमें हम एक चीज को पकड़ते हैं और कहते हैं भाई ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बाकी सारों में से, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी से थोड़ी हमको स्टेबिलिटी मिलती है। अब क्यों मिलती है स्टेबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट हमारे पुराने हैं, ये हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको नोट करनी है वो ये करनी है, आपको देखने को मिलेंगी आगे। बेंजीन जो है वो अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, substitution reaction rather than addition reaction। इसका मतलब बेटा ये है कि अगर आपको याद हो हमने एक बार Br2 डाला था CCl4 की प्रेजेंस में, और एल्कीन में मैंने कहा था आपको कि डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और डबल बॉन्ड ब्रेक करके एंटी पोजीशन पे Br और Br ऐड हो जाता है। क्या आप सभी को ये याद है कि हम ऐसा कुछ कर चुके हैं? Yes, sir. ठीक है। अब जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है कि बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नजर आ रही है आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन? रिप्लेस करना। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन? उठ के ऐड हो जाना। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, Br2 उठ के सीधा ऐड हो गया, यहाँ से तो कुछ कम ही नहीं हुआ, यहाँ से कम थोड़ी हुआ कुछ। जो हाइड्रोजन इस पे पहले पड़ा Yes, था sir. वो भी पड़ा है, Yes, sir. Br2 ऐड हो गया। तो ये काम वो कह रहा नहीं होता, ये काम वो नहीं कर पाएगा। कौन? बेंजीन ये काम नहीं कर पाएगा,
ठीक है, पर बेंजीन क्या करवा पाएगा, वो कहता है Br2 तो डालो पर इलेक्ट्रोफाइल बना के डालो। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बेंजीन है आपका, और बेंजीन में C6H6 फॉर्मूला होता है, यानी कि हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन जरूर होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चमकता है। तो वो कहेगा कि एक हाइड्रोजन को हटा देगा, मतलब आप ये देखो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा, कोई भी हट जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इनमें सारे हाइड्रोजन का केमिकल एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम है, बट एक हटेगा और एक क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। ये आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, मैं चलो इसका मैकेनिज्म आपको अभी करवा देता हूँ। व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो अब यहाँ पे ये क्यों नहीं होगी, ये क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई बेंजीन की, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ। मेरे पास मान लो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है मेरे सर पास। हाँ बेटा जी बोलो। सर वो एस ब्लॉक कंप्लीट हो गया? बेटा यार टॉपिक के बीच में वाहियात बातें पूछनी जरूरी है इधर उधर की? ठीक है, बहुत जरूरी बात है, जो चल रहा है बेटा उस पर ध्यान लगा लो, ये बात तो कभी भी हो सकती है। देखो भाई CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, ठीक है, देखो भाई CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3 डालोगे तो यहाँ पे बेंजीन पे बन जाएगा आपका CH3। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म आपको देखना है एक बार कि कैसे होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, क्या आपको ये बात पता है? AlCl3 Yes, क्या है sir. बेटा जी? Lewis acid. ल्यूइस एसिड है, ठीक है। ये ल्यूइस एसिड क्यों है? क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में तीन बॉन्ड है, ठीक है, एल्यूमिनियम के पास में तीन बॉन्ड है, और एल्यूमिनियम के पास एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है और ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मालूम है ना आपको? तो टोटल तीन बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एल्यूमिनियम के पास में? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर 6। तो 8 की कैपेसिटी तो कम से कम होती है इनके पास, 8 तो रख ही सकता है, मतलब कोई ऑर्बिटल Yes, वेकेंट है। sir. 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी किसका काम कर सकती है? इलेक्ट्रोफाइल का, Electrophiles. ठीक है। तो अब ऐसे आप ध्यान रखना कि AlCl3 जो है वो जब ऐड होगा CH3Cl के साथ, तो ये बॉन्ड पोलर था, थोड़ा सा Cl पे नेगेटिव था और कार्बन पे प्लस था। क्या आपको ये बात समझ में आती है बेटा जी? क्लोरीन पे क्या आएगा? Yes, sir. नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहता है ये वाला, तो इसको ले जाएगा कौन? इसको ले जाएगा AlCl3। AlCl3 यहाँ से आवाज लगा रहा है कि भाई मैं खाली पड़ा हूँ, खाली पड़ा हूँ, तो यहाँ से Cl- बन के जाएगा इसके पास, ठीक है, क्योंकि AlCl3 यहाँ से बहुत आवाज लगा रहा था कि भैया मेरे पास जगह खाली है, मेरी जगह को मुझे भरना है। तो क्लोरीन को बहाना मिल गया, क्लोरीन कह रहा है मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके CH3
AlCl3 के पास जा रहा हूँ। मतलब कुछ इस तरीके से होगा कि CH3 पे अब पूरा प्लस दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, और AlCl4 Cl माइनस लेके गया था तो AlCl4 माइनस बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आती? पहले ये बताओ Yes, sir. बेटा, सभी को ये स्टेप समझ में आया? दोबारा बताएं, बोलो बेटा जी। सर एक बार बता दो। बेटा देखो, AlCl3 एक ल्यूइस एसिड है, आपको ये बात पता है? यस सर। ल्यूइस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं क्योंकि इन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड जो कार्बन और क्लोरीन के बीच में था, ये बॉन्ड बेटा पोलर था। पोलर का अर्थ होता है जो बॉन्ड टूटना चाहता है, जिसपे प्लस माइनस आना चाहते हो किसी वजह से। वो वजह क्या है? क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके AlCl3 के पास चला जाएगा। तो क्लोरीन यानी कि Cl माइनस बन के गया AlCl3 के पास और जुड़ गया, तो वो AlCl4 माइनस बनेगा ना, उस पे पहले कोई चार्ज थोड़ी था। यस सर। और कार्बन का बॉन्ड कम हुआ है तो कार्बन पे प्लस आएगा। जैसे देखो ये CH3 प्लस क्या हो गया है? CH3 प्लस, कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है कि नहीं है बताओ? यस सर है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है? है सर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखो ध्यान से, बेंजीन रिंग काफी ज्यादा रिच है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे 3 पाई बॉन्ड है। आपको पता है जो पाई बॉन्ड जहाँ पे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है। और CH3 आपका अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी दिखेगी। अब कार्बन पे तो पूरा ही प्लस है, कार्बन का जो पूरा प्लस है भाई साहब, वो तो खतरनाक इलेक्ट्रॉन चाहता है, मतलब अपने पास किसी भी तरीके में इलेक्ट्रॉन रख लूं बस और मेरा ये प्लस हट जाए। बेंजीन के पास गया तो बेंजीन जो है वो किस तरीके से टूटेगा, देखना ध्यान से, देखना और समझना, ये आप पहले कर चुके हो। अगर पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे जाए, मतलब आपको थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा कि बेंजीन कुछ इस तरीके से टूटे, ये जैसे ये पाई बॉन्ड है, ये इस तरीके से टूटे कि एक कार्बन पे तो नेगेटिव आ जाए। इसको बनाना नहीं है आपने, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक कार्बन पे नेगेटिव आ जाए और एक कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? ये इस तरीके Yes, से sir. टूटे, पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि इस पे नेगेटिव, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव। अब जिस पे नेगेटिव है वही तो CH3 प्लस के पास जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा आप यहाँ पे देखो, ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नेगेटिव वाले के साथ तो CH3 जुड़ गया पर पॉजिटिव यहाँ रह गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अब होगा क्या कि एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी इसकी एरोमेटिसिटी क्या होगी बेटा जी? डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बनने के लिए कुछ कंडीशंस थी, और वन ऑफ द कंडीशन ये थी कि डबल सिंगल डबल हो जाए, और यहाँ पे एरोमेटिसिटी फिर उस तरीके से बनेगी। ठीक है, एरोमेटिसिटी के लिए आप पूरा वीडियो देखना, हक्कल्स रूल है पूरा का पूरा टॉपिक का नाम, वो आपको समझा देगा कि क्या क्या कंडीशंस है। बट आप ये सोचो कि बेंजीन बेंजीन नहीं रहा ना, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। अब एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा, ये कैसे रीगेन करेगा? पीछे AlCl4 माइनस बैठा था, ये क्या करेगा? अपना माइनस हटाने के लिए ये H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा। ठीक है, H प्लस, तो जब ये H प्लस बन के जाएगा तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे छोड़ के जाएगा, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर छोड़ गया, और अल्टीमेटली आपको एक क्या मिलेगा प्रोडक्ट? अल्टीमेटली आपको कुछ इसी तरीके का प्रोडक्ट दिखेगा। तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो? ओवरऑल आपका क्या कंक्लूजन है? आपका ये कंक्लूजन है यहाँ से बेटा कि बेंजीन पे सर एक हाइड्रोजन लगा था, कभी भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, कभी भी कोई ऐसी स्पीशी आएगी जिसपे प्लस चार्ज हो, यानी कि E प्लस हो, वो स्पीशी हाइड्रोजन को हटाएगी और खुद लग जाएगी, वो स्पीशी हाइड्रोजन को हटाएगी और खुद लग जाएगी। और इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये बताओ। Yes, sir. किसी Yes, को sir. नहीं आया ये सेकंड स्टेप समझ में, तो मेरे से बेटा दोबारा पूछ लो, दोबारा पूछ लो। मनन समझ में आ गया बेटा?
वानी, मनन, तरनप्रीत, बोलो बेटा जी। यस सर, बता दो एक बार। एक बार दोबारा बता देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो बेटा स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। ये एक ही बार समझने वाली बात है, इसके बाद तो आपको डायरेक्ट सब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार कोई बात नहीं, दोबारा भी सुनना पड़ रहा है तो दोबारा सुन लीजिए। अब इसके जैसी एक बात बता दूं मैं, इसके जैसी कम से कम नहीं तो 7-8 रिएक्शंस और करवाऊंगा मैं सेम। बट अब हर रिएक्शन में मैं आपको समझाऊंगा नहीं कि क्या हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको 2-3 बार समझा दे रहा हूँ। तो आप बड़े ध्यान से सुन लेना। देखो मेरे पास ये CH3 प्लस है। सबसे पहली बात आपको ये पता करना पड़ेगा ये है कौन बंदा। ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब कभी भी इलेक्ट्रोफाइल बन के आएगा, मतलब मान लो CH3 प्लस की जगह कुछ भी आ गया यार, NO2 प्लस आ गया मान लो, ठीक है, NO2 प्लस की जगह Cl प्लस आ गया, Br प्लस आ गया, समझ रहे हो ना, एटसेट्रा। बहुत सारे लोग आ सकते हैं अलग अलग टाइम पे। बट कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल बन के आ गई तो वो यहाँ पे क्या काम करेगी, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो उसको बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन दिखा। अब ये पाई बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि जिस कार्बन पे माइनस जाएगा उस कार्बन के साथ तो CH3 जुड़ जाएगा, वो तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो, ये माइनस प्लस खत्म हो गया। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, जिस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा है, ये कार्बन के साथ CH3 जुड़ा है, इसका तो माइनस इसके साथ बॉन्ड बना लिया और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। क्या ये स्टेप में डाउट है, पहले ही बता दो यार। नो सर, हो No, गया sir. स्टेप क्लियर। में डाउट नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो चुकी है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो बेटा इसके लिए ना GOC के अंदर पूरी एक क्लास लगाई गई थी, आप वो देखना। तो इस स्टेप का जो डाउट है आप बस इसको इस तरीके से याद कर लो कि ये जो है वो एक प्रॉपर बेंजीन है, ये एक प्रॉपर बेंजीन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका एक पाई बॉन्ड कम है। अगर ये प्रॉपर बेंजीन नहीं है तो ये एरोमेटिसिटी अपनी लूज कर बैठा है, और एरोमेटिसिटी लूज करने का मतलब है ये काफी ज्यादा अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर चुका है, खो चुका है अपनी स्टेबिलिटी। कोई भी इंसान अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता, रीगेन करना चाहता है। तो रीगेन करे किस तरीके से, उसका जो लॉस हुआ है एक बॉन्ड का वो उसको किसी तरीके मिल जाए। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका क्या होगा, देखो पीछे निकला AlCl4-, जो चार्ज स्पीशी होती है ना माइनस वाली, वो अपना चार्ज भी कम करना ही चाहती है। तो उसको अगर हाइड्रोजन ये H प्लस बन के मिल जाए और हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन के बीच में छोड़ जाए तो ये काम हो नहीं जाएगा, दोनों का भला हो तो रहा है। AlCl4- का ये खत्म हो रहा है माइनस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और उसको सर एक बॉन्ड मिल रहा है और प्लस चार्ज भी खत्म हो रहा है। आप देखो ना कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको भी तो हटाना है आपको, उसको कैसे हटाओगे, उसको यार देना पड़ेगा, कुछ खिलाना पड़ेगा। तो उसको खिला दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन कार्बन ने आपस में शेयर कर ली, तो किसी का कुछ घाटा नहीं हुआ, सबका फायदा ही हुआ है। और दूसरी बात, एरोमेटिसिटी रीगेन हो चुकी है, चार्जेस हट चुके हैं, फायदा ही फायदा हो रहा है। क्या आप समझ रहे हो, यहाँ तक समझ में आया, ये लास्ट स्टेप तक ये बताओ पहले। यस सर। अब आप कंक्लूजन को समझ लो बस। अब आप सभी लोग एक कंक्लूजन को समझ लो और अपने दिमाग में बसा लेना उस कंक्लूजन को, ठीक है। कंक्लूजन ये कहता है कि हम हर बार इतना सब तो कर नहीं रहे होंगे, हमको सिर्फ ये बात ध्यान रखना है ये E+ के नाम पे कौन आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, काम क्या करेगा। काम तो ये बहुत ही आसान करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, सबसे ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, हाइड्रोजन को हटाएगा ऊपर से और खुद लग जाएगा उसकी जगह पे, CH3 खुद लग गया ना, क्योंकि ये तो CH3+ बना रहा है। तो बोलो यार यस और नो। तो अब हमको अल्टीमेटली केवल और केवल रिएजेंट याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और वो हम काम करते जाएंगे। क्या आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ चुकी है, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, सर। ठीक है बेटा, ये था इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल। अब मैं आपको काफी सारी ऐसी रिएक्शन बाद में करवा दूंगा पीछे, जब केमिकल रिएक्शंस करेंगे। कुछ डायरेक्ट रिएक्शंस हैं जो प्रिपेयर करेंगी बेंजीन को, पहले हम अब उनको देखने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। तो कुछ अब डायरेक्ट रिएक्शंस को देखने वाले हैं हम।
देखो एक भी एरो को खाना मत, पहले बता दिया। जितने एरो मैंने बनाए हैं वो सारे एरो आपको बनाने हैं समझने के लिए। अगर आप एरो को कम कर दे रहे हो, आलस कर रहे हो, तो फिर आपको नहीं आएगा ये कल समझ में। और अगर किसी को एक बार में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाए या याद हो जाए पूरी, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ बेटा, इसको बार बार करना पड़ता है, ठीक है। कम से कम नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 8-10 बार देखना ही पड़ेगा आपको, तब आपको चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में बस जाएंगी और अब फिर आप ट्रिक्स लगा पाओगे। अभी तो इसमें काफी सारी मतलब चीजें और भी पॉसिबिलिटीज है, उनको देखेंगे धीरे धीरे विद टाइम देखेंगे, ठीक है। बट ये प्रॉपर पूरा बेसिक है, स्क्रैच है, बेसिक है, ठीक है। इसको मत, आप इसको छोड़ नहीं सकते बेसिकली। चलो देखो, अब अपन लोग करने वाले हैं अपना मोटा मोटा काम, ठीक है। और प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, प्रिपरेशंस करते हैं हम लोग ऑफ बेंजीन ही मान लो मोटा मोटा, ठीक है। प्रिपरेशंस ऑफ एरीन्स डाल देते हैं, ठीक है। एरीन्स का प्रिपरेशन करने वाले हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं अपनी रिएक्शन को, ये आपने करी हुई है रिएक्शन, मुझे बता देना बस। अगर मैं इसमें NaOH CaO डाल के हीट कर दूं, बताओ कौन सी रिएक्शन है, आपको क्या याद आ रहा है? ये कर चुके हैं हम, बताओ देखें किसको क्या याद आ रहा है। पन्ने पलटे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, कुछ पहले भी पढ़ लेते। फुल बेस। और नहीं, सुनो मेरी बात, इसमें से Na2CO3 निकल जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन उससे पहले वाली है बेटा, उससे ऊपर वाली रिएक्शन है। Na2CO3 निकल जाता है और बचा हुआ हाइड्रोजन बन जा चिपक जाता है, तो बच कौन सा हाइड्रोजन गया था? ये हाइड्रोजन को देखो, ये बच गया, ये बॉन्ड बन जाएगा। देखो, अरे एल्केन्स के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करी होगी ये, एल्केन्स की प्रिपरेशन के अंदर देख लो पहले, वैसी रिएक्शन ही तो है ये। डीकार्बोक्सिलेशन नाम था, एल्केन्स की प्रिपरेशन में होगी, होल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से ऊपर ऊपर करी होगी, देख लो, या मैं दिखाऊं? कुछ याद आ रहा है किसी को कि बस ऐसे यस सर, मिल गई। मिल गई। अभी भी इनको मिली है, इनको याद नहीं आई कि भाई ऐसा कुछ किया था? बेटा पढ़ लो घर पे बैठ के कुछ पुरानी रिएक्शंस को भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये नहीं होने वाली आराम से। चलो देखो नेक्स्ट रिएक्शन, ये क्लास 12th में आएगी आपकी। अगर मैं जिंक डस्ट डाल दूं इसमें, काम आती है क्लास 12th में काफी ये वाली रिएक्शन। अगर मैं जिंक डस्ट डाल दूं फिनॉल में, इसका नाम होता है फिनॉल, नाम ही याद रख लो, चलो फिनॉल, काफी आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका OH ग्रुप को हटा देता है और यहाँ पे आपका बना देता है बेंजीन, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन है, डायरेक्ट आप लोगों को याद रखनी है, गॉट इट। ठीक है बेटा जी। इसके बाद है अपने पास तीसरी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और स्कूल के पेपर में क्या आएगा इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन आपने करी थी, वुड्स कार्बन डबल किए थे, याद यस है? सर। यस सर। अब इसके अंदर वुड्स फिटिक अगर नाम आ जाए तो आपको क्या करना है, ये भी क्लास 12th में रिपीट है रिएक्शन, वुड्स फिटिक, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वहां पे क्लास 12th की। अब आपको याद है हम इसमें 2Na डालते थे, बस इसमें एक बात याद रखनी है आपको, एक एरोमेटिक लेना है, एक एलिफेटिक लेना है, एक एरोमेटिक लेना है, एक एलिफेटिक लेना है। हेलोजन सेम लगा देते हैं, क्लोरीन ही लगा देते हैं यहाँ पे। एक क्या लेना है बेटा जी, एरोमेटिक, एक क्या लेना है बेटा जी, एलिफेटिक। एलिफेटिक। ट्वाइस NaCl निकल जाता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, CH2 CH3।
क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। किया कुछ नहीं है, वुड्स रिएक्शन टाइप ही है, बस वुड्स रिएक्शन के अंदर हमने खाली एलिफेटिक लिए थे। यहाँ पे क्या करना है, एक एरोमेटिक कंपाउंड लेना है और एक एलिफेटिक कंपाउंड लेना है, तो आपको मिल जाएगा इथाइल बेंजीन। ठीक है बेटा जी। यस सर। आगे बढ़े, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन 11th क्लास की, मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर भी सब टॉपिक है। एक का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये आप अभी कर चुके हो मेरे साथ, बताना मुझे। अगर मैं बेंजीन के अंदर, ठीक है, क्या डाल दूं, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा। सर ऊपर CH3। ऊपर CH3 आ जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो ना यार। यस सर हो जाएगी। अरे यही तो किया तुमने अंग्रेजों, बोलो। इसको कहते हैं यस सर। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आपको ये ध्यान रखना है कि एल्काइल ग्रुप बेंजीन पे लगाने को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अगर आपको यही टॉपिक आ जाता फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, क्या आ जाता बेटा जी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो एसाइलेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl को डालते हैं। अगर आपको आ जाता ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, ब्रोमीन को डालते हैं। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, एसाइल हैलाइड डालेंगे अब हम, ठीक है, यानी कि मेरे पास इसका नाम COCl डालेंगे, आप ऐसे समझ लो, इस कैटेगरी को डालेंगे, और ये कैटेगरी स्पेसिफिक है एनहाइड्रस AlCl3। तो आप क्या ये अंडरस्टैंड कर सकते हो, जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये Cl सर चला होगा। जाएगा ना, Cl चला जाता है यस इलेक्ट्रॉन सर। छोड़ के कार्बन के पास, अब ये रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और खुद लग जाएगा बाय दैट मैकेनिज्म। तो आपको ये मिलेगा, इसका कॉमन नेम था एसिटोफिनोन, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसिटोफिनोन। जिसके कॉमन नेम में लिख रहा हूँ वो आपको याद रखने। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। मैकेनिज्म पुराना ही है बिल्कुल सेम। अब देखो इसके जैसी मैं और रिएक्शन करके दिखाता हूँ, आपको अब पहचान करनी है बस कि कैसे क्या हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया बेंजीन, बेंजीन में डाल दिया C डबल बॉन्ड O Cl, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड। नाम भी याद रखने बेटा आपको, जिसके नाम मैं लिख रहा हूँ वो आपको याद रखने हैं। बेंजीन में बेंजोइल क्लोराइड डाल दिया अगर मैंने एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो आप क्या समझते हो यहाँ से, बताओ क्या बनेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा कुछ इस तरीके से, इस पे प्लस आ जाएगा, इस कार्बन पे Cl ले जाएगा इलेक्ट्रॉन अपने, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से, जिस कार्बन पे प्लस आ रहा है वो बेंजीन को, बेंजीन का हाइड्रोजन हटाता है और खुद लग जाता है, यानी कि ये कार्बन बेंजीन पे हाइड्रोजन हटाएगा और खुद लग जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। इसका नाम होता है बेटा बेंजोफिनोन।
क्या नाम होता है इसका? बेंजोफिनोन। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? देख लो भाई, Yes, sir. किया यहाँ से, इसके जैसी ये है, इसके जैसी ही नेक्स्ट है। बस आपको पता होना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है बेटा जी, यस Yes, और sir. यस। Yes, sir. इसके बाद अपने पास एक और रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, नाइट्रेशन है। देखो, अगर हेडिंग आ जाए कभी भी नाइट्रेशन, तो रिएजेंट याद रखना, concentrated H2SO4 in the presence of concentrated HNO3। जब भी ये डैश बनेगा, ये वाला इस तरीके का, इसका मतलब होता है इन दोनों को आपस में मिला रखा है। ठीक है, पहले इन दोनों को आपस में मिला रखा है। अब ये अगर आपने बेंजीन पे डाल दिए, मैंने लिया बेंजीन, बेंजीन में क्या डाला? concentrated H2SO4 in the presence of concentrated HNO3। ठीक है, तो क्या बनेगा देखना, बेंजीन पे लग जाएगा बेटा जी NO2। बेंजीन पे क्या लग जाएगा? NO2। आप बोलोगे कैसे लगा? मैं कहूंगा बेटा इन दोनों से मिला करके क्या बनेगा? NO2 प्लस बनेगा। फिर तो आप मान जाओगे कि ये हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाएगा। Yes, sir. अब आप देख लो कैसे बना। H2SO4 क्या देता है बेटा? H प्लस प्लस HSO4 माइनस देता है। ये H प्लस एक भयंकर इलेक्ट्रोफाइल है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसको अगेन यूज करेंगे हम HNO3 के साथ। HNO3 का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे होता है। ठीक है, HNO3 ने क्या किया, इस H प्लस के साथ में, H प्लस ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ऑक्सीजन के लोन पेयर के, तो ये क्या बनेगा? OH2 प्लस बन जाएगा। बताओ, ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? ऊपर वाला तो आसान है कि H2SO4 H प्लस दे देगा और HSO4 माइनस बन जाएगा। एसिड है तो H प्लस ही देगा ना, और क्या करेगा। नीचे देखो, वही H प्लस ने क्या किया, H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है भयंकर, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करेगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन खा जाएगा और OH2 प्लस बना देगा। बताओ बेटा, किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं दोबारा। ये स्टेप सबको क्लियर है जितने बैठे हो? सर नीचे वाला नहीं आया। नीचे वाला स्टेप तो बेटा बहुत आसान है। H प्लस अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन्स ही तो चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लेगा? लोन पेयर से दिखेंगे, तो ये H प्लस उसके पास भागेगा। दिखाने का तरीका बेटा ये होता है, और ये बन जाएगा OH2 प्लस। ऑक्सीजन ने लोन पेयर लूज किया, लोन पेयर दिखाने जरूरी नहीं होते, ये बात हमें पता होती है कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, अगर वो 2 बॉन्ड बनाता है, हर जगह पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे 3 लोन पेयर है। ठीक है, थोड़ी केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ी है अगर थोड़ी सी भी, तो ये बात आपको पहले से पता होती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आया यस कि सर। नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आने का मतलब मैंने आपको पहले समझा रखा है, बहुत ही गलत हो रखा है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी नहीं चाहता उसके ऊपर प्लस आए, ईगो हर्ट हो जाएगी और वो ये इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा पानी बना के। अच्छा लीविंग ग्रुप है, इसको कहते हैं बढ़िया लीविंग ग्रुप। ये वाटर बना के निकल गया, पीछे क्या हो गया, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस पे प्लस आएगा और O2 लग रहे थे, तो इस तरीके से प्रिपेयर हुआ आपका एक NO2 प्लस। अब आपको इतना सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब समझने वाली बात थी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सर ने कभी भी कहा कि नाइट्रेशन करा दो, तो रिएजेंट क्या डालोगे? कंसेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3। वहां से क्या बनेगा? NO2 प्लस, और वो हाइड्रोजन हटा के लग जाएगा। बोलो बेटा जी, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस यस सर। सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई हेलोजिनेशन करने को बोल दे, क्या करने को बोल दे? हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन देखना कैसे करानी।
और हेलोजिनेशन में भी मैं ब्रोमिनेशन की अगर बात करूं, ब्रोमिनेशन कैसे करानी है, तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको बेंजीन में ऐड करना है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। जाहिर सी बात है कि किसी तरीके इनसे क्या बनता होगा, Br+। अब हम ये डायरेक्ट कर लें और रिएजेंट को याद रख लेंगे कि Br2 FeBr3 डालने से Br+ बनता है, और अगर Br+ बनता है तो वो एक हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, अगर आपने इसमें Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डाल दिया तो यहाँ से Cl+ मिलेगा और वो हाइड्रोजन हटा के खुद लग जाएगा और आपको एक क्लोरोबेंजीन दिखेगा। ठीक है बेटा जी, क्या आप समझ पा रहे हो ये Yes, सारे sir. टॉपिक्स को? यस सर। नोट भी कर लो साथ साथ भाई। अगर आपको हेडिंग आ गई सल्फोनेशन की, तो बेंजीन में सल्फोनेशन कराने के लिए या तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो डायरेक्ट, सिर्फ H2SO4 ही डाल दो अकेला, और कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ, तो ये बन जाएगा SO3H। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम है इसका। ये भी इसी कैटेगरी की रिएक्शन है, मैकेनिज्म देखने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है इसके अंदर, बस इसके अंदर यही बनेगा इलेक्ट्रोफाइल जो आपको चिपका नजर आ रहा है। ठीक है, ये बात याद रख लेना, इसको कहते हैं सल्फोनेशन। क्या कहते हैं? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ओलियम की प्रेजेंस में भी होती है, ओलियम होता है H2S2O7। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट आपको बेटा अब याद रखने हैं, ये दोनों रिएजेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, काफी सारी रिएक्शंस हम लोग कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, हेलोजिनेशन में आपको करवा चुका हूं। यार आपको एक बात याद है कि हम लोगों ने जब भी Cl2 को लाइट की प्रेजेंस में लिया था तो Cl रेडिकल रेडिकल बनाया था, याद है ये पुराना? Yes, sir. यस सर। ये याद है ना Yes, आपको? sir. तो आपको बस यही पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ना हेलोजिनेशन वाली, ये डार्क में होती है यार, क्योंकि अगर लाइट में होंगी, Okay, sir. अगर लाइट में होंगी ये, तो फिर काम खराब हो जाएगा बिल्कुल ही भयंकर तरीके से। ठीक है, बढ़े आगे एक बार, बेंजीन के और रिएक्शंस देख लो, बेंजीन के साथ और कितने काम हमें हो सकते हैं। ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात करूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर हम लोग कहते हैं कि मेरे पास मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन में मैं डाल रहा हूँ ऑक्सीजन, तो बेंजीन में ऑक्सीजन डालने के बाद ये क्या बनेगा? CO2+ H2O। बताओ, अब बैलेंस कर देना, कुछ नहीं करना, बैलेंस करना। ये 6 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, आई थिंक 6 to 12 और 3 15, 15/2 लगा दो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, यस sir. सर। हाँ, ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
ये बात आपको पता ही है, कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो आपको पता थी ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपना रिएजेंट के बारे में, और रिएजेंट के अंदर मैं डाल दूं अपना, देखना आप ध्यान से, मान लो मैं ऑक्सीडेशन ही कर रहा हूँ, वैरायटी ऑक्सीडेशन की कुछ इस तरीके से कि मैं अगर टॉलुइन लेता हूँ, बेंजीन पे CH3 का क्या नाम होता है बेटा, टॉलुइन, ये कॉमन नेम है, वैसे इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं डाल दूं KMnO4 KOH, यानी कि मैंने डाला एल्केलाइन KMnO4, 373 केल्विन टेम्परेचर पे डाला, और सेकंड स्टेप में मैंने डाइल्यूट H2SO4 अगर डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 कुछ नहीं करेगा, H+ देगा बस, तो आपको ये याद रखना है कि ये बेंजीन पे COOH बन जाएगा। ये क्लास 12th में रिएक्शन आएगी, ये रिपीट होगी वहां पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट आप कर रहे हो, ठीक है, बाय हेडिंग बना लो, बनानी है तो ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट और एल्केलाइन KMnO4 आप कर रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको कहते हैं बेयर्स रिएजेंट, इसका नाम होता है बेटा डाइल्यूट KMnO4 का बेयर रिएजेंट। तो कई बार नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, पर हमने पढ़ा होता है, ठीक है। आपको एक दो बातें इसमें और याद रखनी है, अगर मैं सेम रिएजेंट को रिपीट कर दूं, ऑब्जर्वेशन करनी है आपने इसमें, जब भी हमने KMnO4 डाला है तो हमें ऑब्जर्व करना है। KMnO4 KOH में डालूंगा 373 केल्विन, यानी कि थोड़ा ठंडा है मामला, डाइल्यूट H2SO4 H+ देगा लास्ट में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कार्बन चाहे बेंजीन पे कितने भी लगे हों, पर जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होगा केवल उसी का COOH बनेगा, बाकी सारे गायब हो जाएंगे, CO2 और H2 बन के उड़ जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? बेंजीन Yes, से sir. डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन का ही ऑक्सीडेशन कराना है, चाहे इस पे 3 लगे हैं चाहे 4 लगे हैं, कितने भी कार्बन की लंबी चेन लगी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। जैसे और देखो, अगर मैं आपको कह दूं मेरे पास ये CH3 और ये CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और मुझे इसका ऑक्सीडेशन करना है बाय एडिंग डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, या एल्केलाइन KMnO4 KMnO4 KOH बेस होता है, इसलिए मैं इसको एल्केलाइन कह पा रहा हूँ, एल्कली मतलब बेस होता है बेटा, ठीक है। एल्केलाइन KMnO4 मतलब मैंने इसमें KOH ऐड कर रखा है तो मुझे पता ही एल्केलाइन है। डाइल्यूट H2SO4 लास्ट में डालते हैं H+ देने के लिए। अब बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो एक COH इधर और एक COH इधर। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? Yes, यस sir. सर। ठीक है, ये होगी खतरनाक ऑक्सीडेशन, ये होगी भयंकर ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर मुझको हल्की ऑक्सीडेशन करनी है, ये क्लास 12th में सारी रिपीट है बेटा, ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आप केवल और केवल 11th का ही काम निपटा रहे हो, आप 12th का भी काफी काम करते जा रहे हो, बस आपको याद आ जाए चीजें वहां पे। देखो टॉलुइन, टॉलुइन में अगर मुझे माइल्ड ऑक्सीडेशन करनी है, यानी कि मैं इटार्ड रिएजेंट डाल दूं, इस इटार्ड रिएक्शन भी नाम है इसका, और ये बॉडी के पेपर में बहुत आती है, CrO2Cl2 डाल दो, वाटर डाल दो, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, थोड़ी हल्की ऑक्सीडेशन करेगा, और हल्की ऑक्सीडेशन पे बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा। मतलब अगर आप खतरनाक ऑक्सीडेशन करते हो तो एसिड मिलता है, थोड़ी हल्की ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा दी, बेंजाइल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। और आपने ओजोनोलिसिस तो करवाई रखी है ना बेंजीन की, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करवाई है ना हमने, Yes, sir. O3 CH2Cl2 196 केल्विन टेम्परेचर, दूसरा ZnH2O, तलवारें चलाई थी बीच में से तोड़ देंगे, और बोला था C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ग्लाइऑक्सिल मिलते हैं HH तो था ही, और कितने यूनिट मिलते हैं ग्लाइऑक्सिल के, 3, क्योंकि ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल सेम ही है। क्या आपको याद आ रहा है, ग्लाइऑक्सिल मिलता है आपको इसके बाद? Yes, sir. ठीक है बेटा जी, इसे नोट करते चलो साथ साथ, कमाल की बातें हैं ये बहुत।
सर नोट कर लिया। नोट कर लिया, बस 5-7 मिनट और करवा देता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। कुछ लोग हिम्मत हार के जा चुके हैं कुछ लोगों की क्लास होगी फिजिक्स वगैरह की, मैसेज आ गए थे मेरे पास, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखना बेटा, देखो अब जितनी भी बातें हमने कर ली हैं याद तो ये करनी करनी है ना। अब थोड़ी सी और कमाल की बात होने वाली है। कमाल की बात से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई ये क्या कर दिया हमने, सर एक बार लाइव स्लाइड दिखाना। एक रिएक्शन मुझे लगता है आगे रह गई। ये रिएक्शन कहाँ पे आएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आएगी और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बाद आएगी, ठीक है। कौन सी स्लाइड देखनी है बेटा, अभी भेज देता हूँ, टेंशन ना ले यार। जो काम छूट गया उसकी स्पेस छोड़ दियो, ठीक है, और उसको पूरा कर लेना, ओके ठीक है। अब यार बेटा बहुत ही मतलब खतरनाक बात देखो, एक बात आएगी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज पूरी क्लास की, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुन लेना। मुझे भी पता है थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, ऑनलाइन में 1 घंटे से ऊपर की क्लास होती है तो प्रॉब्लम सी होने लगती है, पर अब ये क्या करें, इसको नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको रेजोनेंस आनी चाहिए। इसके लिए क्या आनी चाहिए बेटा, आपको रेजोनेंस आनी चाहिए। क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि बेंजीन पे अगर ऐसे ग्रुप हो जिन पे लोन पेयर हो, जैसे एक्स हो गया, ये लोन पेयर वाला है, हेलोजन कोई भी लग जाए लोन पेयर वाला है, OH लग जाए, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, यस सर। NH2 लग जाए, NH2 पे 1 लोन पेयर होता है, ठीक है। और CH3 आपको याद है हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है बेंजीन को, यस सर। वाया हाइपर कॉन्जुगेशन +H दिखाता है। बोलो सभी लोग, बेंजीन पे OCH3 हो जाए, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, सर होते हैं। होते हैं। बेटा बड़ी खतरनाक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। बेंजीन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जिसके पास लोन पेयर हो या जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, तो आपको पता है वो डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, यस सर। यस सर। डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ी है बेटा मेरे से, तो मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको बार बार बताया था कि मेरे पास अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जिसपे लोन पेयर हो, तो वो लोन पेयर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है। और रेजोनेंस कैसे दिखानी है, यस सर। कुछ इस तरीके से दिखानी है, पहले एरो बनाने हैं, फिर जहां पे एरो वहां पे चेंज, बाकी सब सेम। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में लूज किया तो प्लस, H2 तो था ही, और इस कार्बन को मिल गया तो यहाँ पे माइनस, और बाकी सब सेम। मतलब चेंजेस कहाँ पे आए हैं वो मैं रेड से बना देता हूँ, ये देखो ये चेंजेस आए। क्या आपको पहला स्टेप समझ में आ रहा है, क्या आपको रेजोनेंस आती यस है सर। बेंजीन में करानी है, बताओ पहले तो। यस सर सर। आती है। ऑलमोस्ट सारे पुराने हैं, आयुषी को, पर ये वाला काम तो आपने फर्स्ट टर्म में भी किया, और इसके बिना तो लोग पास ही नहीं हो सकते मेरे ख्याल, है ना। मतलब फर्स्ट टर्म के अंदर भी आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे, इतना तो याद होगा। कोई है तुम में से ऐसा जिसको नहीं पता है ये काम कैसे करना है? चलो सबको मालूम है, बहुत अच्छी बात है। किसी को नहीं मालूम मुझे मैसेज कर देना बेटा, ये बहुत जरूरी काम है, आपको आना चाहिए। अब तक नहीं आता है तो आना चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए नेगेटिव से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनेगा, डबल हेडेड एरो आता है, डबल बॉन्ड N पे +H2, जहां पे एरो वहां पे चेंज, बाकी सब सेम टू सेम। देखो भाई ऐसे बनेगा, नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनेगा। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो सब लोग। नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, देखो बेटा
नेगेटिव चार्ज से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनेगा। प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करो। और आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल चुका। क्या आप मेरी इन बातों को समझते हो? यस Yes, और नो sir. में रिप्लाई करो। यस। यस अब बेटा सुनिए बड़े ध्यान से, एक बार काम छोड़िए, इसको नोट तो कर लेना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। बड़े ही ध्यान से शानदार तरीके से एक बात सुनिए, क्या ये सारे ग्रुप सेम नेचर नहीं शो करेंगे? सारे सेम करेंगे भैया। नेचर क्या है सर इनका, ये तो बताओ पहले। इनका नेचर ये है कि जिस पोजीशन पे नेगेटिव है, एक तो ऑर्थो पे नेगेटिव है, ऑर्थो मेटा पैरा पता है ना, बेंजीन से पहली Yes, sir. पोजीशन। अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा है ऑलरेडी, अगर ग्रुप लगा है तो पहली पोजीशन क्या कहलाती है? ऑर्थो। दूसरी क्या कहलाती है? Meta. लास्ट वाली क्या Meta. कहलाती है? Para. फिर से Para. मेटा और फिर से ऑर्थो। क्या आपको ये पोजीशंस याद हैं? Yes, sir. यस। तो बेटा ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे है? पैरा पर है। Para. पैरा। और वापस से किस पे आ गई? Ortho. ऑर्थो पे ऑर्थो। नेगेटिव आ गया। क्या आपको नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे कहीं दिख रहा है? No, sir. तो नहीं सर। कंक्लूजन ये नो है सर। कि नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स, इन केस ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स on benzene, negative charge only goes to ortho and para position। ठीक है बेटा, कमाल की खतरनाक बात। अगर मैंने बना दिया एनिलीन, मैंने बना दिया फिनॉल, बना लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो ये डोनेटिंग ग्रुप है, पहचान गए? पहचानने का तरीका, सर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये डोनेटिंग है। चलिए कोई बात नहीं भाई, मान लेते हैं तुम्हारी बात। अब एक बात बताइए, इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल क्या काम करता था? पहले हाइड्रोजन हटाता था और खुद लग जाता था, बट वो बेंजीन Yes, के sir. साथ था। अब ग्रुप का इंफ्लुएंस होगा, ग्रुप कहेगा ओए इलेक्ट्रोफाइल सुन, तूने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेने बिल्कुल जा, पर मैं तुझे बताता हूँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे है तो तू ऑर्थो वाला हाइड्रोजन हटा के लग जा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार ये पैरा पे लगेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है भाई? ओए Yes, sir. अरे इलेक्ट्रोफाइल जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी वो कहाँ जाए? अब बेंजीन पे तो जाए ही सही, पर ऑर्थो पोजीशन पे जाए, पैरा पे जाए, मेटा पे कभी ना जाए, क्योंकि मेटा पे तो नेगेटिव चार्ज आता ही नहीं कभी। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ओ माय गॉड, इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस, बोलिए। Yes, sir. यस सर। भाई कमाल की बात है, ये बहुत आएगी क्लास 12th में, पता नहीं कि हर चैप्टर में यही बात लगेगी। मतलब आप इस बात से कम हर चैप्टर में आने वाली 5-6 रिएक्शन, 4-5 रिएक्शन, चार मान लो कर पाओगे, तो 4 चैप्टर है तो 16-17 रिएक्शंस तो ऐसे ही हो गई आपकी, समझ लो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई 11th क्लास में तो ठीक है। एक और बात देख लो, अब लगे हाथ, जब बता ही रहे हैं तो ठीक से बता देते हैं। मान लो बेंजीन पे CH3 था, तो आपको पता है इस पे कोई लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज नहीं है, बट एक इफेक्ट लगता है, ये केवल इसके केस में लगेगा, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कैसे देगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख लो, ये इधर देगा और ये इधर देगा। ये भी आपने किया हुआ है, लास्ट चैप्टर जो था आपका, जो आपने किया है जीओसी, उसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, बैक एक्सरसाइज का। कोई पेपर की तैयारी करके गया था तो उसको पता होगा कि कुछ इस तरीके से बनेगा, और फिर वैसा ही काम होगा जैसा पहले हुआ था। नेगेटिव का चार्ज से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज बनेगा। इसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, जहां पे सिग्मा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, और ऐसा केवल CH के केस में ही होता है। ये बात आपको बेटा पता होनी चाहिए। क्या आपको याद आ रहा है? किसी को तो याद आ रहा होगा भाई, Yes, बोलो sir. याद। आ रहा है याद। क्या आपने किया हुआ है काम, तो आपको याद भी आना चाहिए।
यहाँ से इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन इज दिस ओनली कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, Negative. बाकी आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है और ज्यादा रेजोनेंस की तरह, ठीक है। तो अगर मैं अब सोचो टॉलुइन था, बेंजीन पे CH3 का नाम बोलो सब लोग, क्या होता है? टॉलुइन होता है बेटा। अगर टॉलुइन के अंदर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं तो सर आपने अभी पीछे ही बताया था हमको कि इससे निकलने वाली आइटम का नाम NO2+ होता है। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 इसको डायरेक्ट करेगा, एक बार ऑर्थो पे लगेगा, एक बार पैरा पे लगेगा। और बात बता दूं मैं आपको कमाल की, और कमाल की बात, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होता है और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट माइनर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये दो ग्रुप पास हैं, स्टेरिक रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे? स्टेरिक रिपल्शन करेंगे। और ये दोनों ग्रुप्स दूर दूर हैं तो एक दूसरे को रिपल्शन नहीं करेंगे और स्टेबल ही रहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए भाई। यस सर। अब बस एक लास्ट बात है, ये भी सुनते जाओ, इतनी देर मेहनत करी है तुमने तो देखो, नोट्स बना लेना भाई इसके आराम से, ठीक है? मैं तो फटाफट कर रहा हूँ, नोट्स बना लेना। अगर बेंजीन पे हेडिंग डाल देते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, NO2, ठीक है, एटसेट्रा डाल देते हैं। सुनो भाई, ध्यान से सुनना बड़े ही। मैं आपको ये कहता हूँ कि बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लग गया, आपको पता तो है यार, ये विड्रॉइंग ग्रुप का केस है। अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप Yes, लगाओ जिसपे मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हो, अगर बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जिसपे मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चिपके हो, तो वो क्या फील कराता है? देखो, वो ऐसे होता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो क्या बनेगा? डबल हेडेड एरो आएगा और ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड कार्बन O पे -H। बेटा ये आपने सीखी हुई है पहले बात, yes sir. बताओ। बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने वाले ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, और ये कुछ इस तरीके से रेजोनेंस होती है कि भाई डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, प्लस चार्ज इधर, डबल बॉन्ड कार्बन O पे - और H, और फिर ये इधर जाएगा, डबल हेडेड एरो आएगा, इधर प्लस, इधर इधर, डबल बॉन्ड कार्बन O पे और H, राइट। और लास्ट स्टेप में O का माइनस अंदर और ये इधर अंदर, डबल हेडेड एरो आएगा, ये बॉन्ड इधर, ये CHO, ये इधर, ये इधर, राइट। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं कौन कौन सी पोजीशन पर? ऑन ऑर्थो एंड पैरा। बेटा इसीलिए कभी भी अगर प्लस आपने इसमें इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया तो वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा? तो वो मेटा पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि प्लस पोजीशन एक बार ऑर्थो पे थी, एक बार पैरा पे थी। आने वाला प्लस और बने हुए प्लस में रिपल्शन होगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा होगी? अकेली मेटा पे, इसलिए वो मेटा वाला हाइड्रोजन हटाएगा और वहां पे लग जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बोलो यार। ये सारे ग्रुप्स sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोफाइल को मेटा की तरफ धकेलेंगे, ये सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रोफाइल को मेटा की तरफ जाने पे मजबूर करेंगे और आपको एक मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं, और क्लास नहीं लेंगे, एनफ है आज के लिए, और नहीं करेंगे। आप इस काम को एब्जॉर्ब करिए अच्छे से, नोट करिए अच्छे से, और फिर हम मिलते हैं कल आपसे शाम को, और कुछ लोगों से परसों, और फिर करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। आपको आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रिवाइज करना है जितना हमने किया है,
और एक बार जरूर पढ़ लेना, चाहे आपको याद हो ना हो। आपको सब रटने की जरूरत नहीं है, यू कैन नॉट लर्न इन ए वन गो। एक बार में याद नहीं कर पाओगे सब, तो पढ़ते रहो, रीड अगेन रीड अगेन रीड अगेन, ताकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं आपको तो आपको ये पता हो कि ये चीज हाँ हमने करी हुई है। दैट्स इट, इतना ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।